हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल और माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के बारे में। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व एक ऐसा मापक है जिसके द्वारा हमें मनुष्य और भूमि के निरंतर परिवर्तनशील संबंधों की सूचना मिलती है। इसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, लिंग अनुपात का अर्थ बताइए। तो लिंग अनुपात का अर्थ क्या लिखेंगे आप? प्रति हजार पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या, प्रति हजार पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या। तो जैसे भारत में 1000 पुरुष है तो 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितना है? 943। इसके बाद एक प्रश्न है, सन 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? तो उत्तर लिखेंगे आप 121.1 करोड़। कितना लिखेंगे? 121.01 करोड़। ठीक है। अब इसके बाद है अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न शारीरिक विकार कौन कौन से होते हैं? ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न शारीरिक विकार कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? चिड़चिड़ापन, बहरापन, सिर दर्द, श्रव्य ग्रंथि मतलब कान की सुनाई में प्रॉब्लम आ जाता है, फिर डिप्रेशन, अवसाद। ये ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न जो शारीरिक विकार है, ये सब इतने प्रकार का हमको परेशानी उठानी पड़ती है। इसके बाद है अगला प्रश्न, सन 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कितनी जनसंख्या है? सन 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कितनी आबादी है? तो आप क्या लिखेंगे उत्तर उसमें? 2,55,40,198। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों की क्या विशेषताएं हैं? तो वैसे ग्रामीण बस्ती सब लोग देखे हैं, जो शहर में रहते हैं वो भी गांव जाते हैं तो गांव देखते ही होंगे। भारत को वैसे भी गांवों का देश कहते हैं। तो ग्रामीण बस्तियां क्या है? कृषि का प्राथमिक कार्य गांव में किया जाता है। कृषि को हम प्राथमिक कार्य में लेते हैं। ग्रामीण बस्तियां शहरी बस्तियों को कच्चा माल और खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाती है। ग्रामीण बस्ती में मुख्य क्या काम होता है? जैसे कृषि कार्य, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन का कार्य। और ये लोग जब इस काम को करते हैं तो इनको बहुत बड़ा क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। जैसे कृषि करने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्रफल चाहिए, पशु पालने के लिए भी, उसको चराने वगैरह के लिए, है ना। मछली पालना है तो बड़ा बड़ा तालाब बनाना पड़ता है। और वन से लकड़ी काटते हैं तो वन का क्षेत्रफल भी अधिक होता है। तो इस प्रकार जो है बहुत बड़े बड़े क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, बड़े बड़े क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो बस्तियां जो है ना, ग्रामीण बस्तियां, वो छोटी छोटी होती है। समझ गए ना। और क्या है खास बात? गांव जो है जल स्रोतों के आधार पर बसता है। जैसे तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे, नदी के किनारे, क्योंकि बिना जल के संभव ही नहीं है गांव बसना। तो झील वगैरह के किनारे या नहर नाली के किनारे, नहर बहुत बड़े बड़े जो नहरें बनाते हैं, ऐसे नहरों के किनारे जो है ग्रामीण बस्तियां बसती है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होती है? जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होती है? संसार में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो प्राकृतिक कारक हैं, भौगोलिक कारक हैं, उसकी व्याख्या कीजिए। क्या है प्रश्न? जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होती है?
विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, उसी को कहते हैं प्राकृतिक कारक, कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। तो देखिए बच्चों, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे जल की उपलब्धता। क्या लिखेंगे? जल की उपलब्धता। दूसरा क्या लिखेंगे? भू आकृति। और तीसरा लिखेंगे जलवायु। इसके बाद है चौथा मृदा या मिट्टी। ठीक है ना? ये 4 पॉइंट लिखेंगे। 4 पॉइंट: जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदा या मिट्टी। इसके बाद आप एक एक पॉइंट का पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे। जैसे जल की उपलब्धता है ना, तो जल ही जीवन है, ये सबको मालूम है। और हम बहुत पहले जाते हैं इतिहास में, जब मानव का विकास हुआ, मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो मानव जो है सबसे पहले निवास अपना कहां पर बनाए? नदी के किनारे बनाए, है ना? नदी के किनारे बनाए। आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का नाम भी सुने हैं। ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वर्तमान में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान में है, और वहाँ सभ्यता का विकास हुआ। हम पढ़ते भी हैं, है ना? आप लोगों ने भी कक्षा 9वीं में पढ़ा है उसको, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और जल नदी में मिलती है, तो सबसे पहले जल की उपलब्धता कहाँ पर है उसकी तलाश होती है। सबसे पहली बात तो ये कि मनुष्य को द्वितीय जो कारक हैं, क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो जरूरी है, लेकिन उसके पहले हमको सबसे ज़्यादा जरूरी है जल और हवा। तो हवा और जल की जहाँ उपलब्धता होती है, हवा तो सर्वत्र है, लेकिन जल, तो जल जहाँ पर हमको मिलती है, निश्चित रूप से मानव का विकास वहीं से शुरू होता है और मानव वहीं से अपना निवास स्थान बनाता है। उसके बाद है दूसरा भू आकृति। भू आकृति मतलब भूमि का बनावट, है ना? कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र होता है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, है ना? और कहीं पर विशाल मैदान होता है, कहीं पठार होता है ना? और कहीं बहुत ऊंचाई तक अपन देखते हैं तो पर्वत शिखर होता है, जहाँ पे बर्फ वगैरह जमा रहता है, जैसे हिमालय पर्वत 8,848 मीटर की ऊंचाई पर वो है। तो इस प्रकार जो है आप भूमि की आकृति के अनुसार आप लिखेंगे, तो उसमें वर्णन ये देना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या विरल होती है और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या की अधिकता होती है, सघनता होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पूरे विश्व में मुश्किल से 1% लोग ही निवास करते हैं और 99% लोगों का जो जीवन यापन है वो मैदानी क्षेत्रों में है। अब पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों नहीं है? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के साधन सुलभ नहीं हो सकते, मकान बनाना भी थोड़ा सा कठिन काम है, खाद्य सामग्री को या मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र में ले जाना और भी कठिन है, और वैसे भी पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन बहुत तकलीफपूर्ण होता है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में लोग निवास नहीं बना पाते और अधिकांश निवास कहाँ पर बनाते हैं? मैदानी क्षेत्रों में। और सबसे ज़्यादा निवास स्थान कहाँ बनाते हैं मालूम है आपको? नदी के किनारे। जितने भी बड़े बड़े महानगरों का विकास हुआ है वो नदी के किनारे हुआ है, क्योंकि नदी के किनारे की जो जमीन है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है उसकी जलोढ़ मिट्टी के कारण। तो सबसे पहले मनुष्य को क्या चाहिए? खाद्य सामग्री चाहिए, और खाद्य सामग्री कहाँ से मिलती है हमको? जमीन से। तो नदी के किनारे विस्तृत विशाल मैदान मिलता है और विशाल मैदान में कृषि बहुत आसानी से की जाती है। धीरे धीरे वहाँ पर उद्योग स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि उद्योग को कृषि से कच्चा माल मिलता है। तो इस प्रकार जो है गांव से बड़े बड़े नगर और महानगर की तरफ जो विकास होता है
वो मैदानी क्षेत्रों में होता है और पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। अब तीसरा पॉइंट है जलवायु। जलवायु जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु महत्वपूर्ण कैसे है? बिना जलवायु के मानव का विकास संभव नहीं है। जलवायु अनुकूल होना चाहिए। जलवायु अनुकूल होना चाहिए। सबसे पहले मानव का विकास कहां पर हुआ था पता है आपको? कर्क रेखा और 40 अंश उत्तरी अक्षांशों के भागों में हुआ, जो ना अधिक गर्म है और ना अधिक ठंडा। वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती और बहुत ज्यादा वर्षा भी नहीं होती। इसलिए उपयुक्त वातावरण होने के कारण सबसे पहले जो 40 अंश उत्तरी अक्षांश और कर्क रेखा के मध्य में मानव का विकास हुआ। इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय वनों के जो क्षेत्र हैं वहां पर तीव्र गर्मी पड़ती है और बहुत ज्यादा वर्षा भी होती है। गर्मी भी ज्यादा और वर्षा भी ज्यादा, इसलिए वहां पर मानव का बसाहट बहुत कम है। ऐसे स्थानों पर मुश्किल से 5 लोग ही निवास करते हैं। कितना? 5। जबकि आर्कटिक, जिसको अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं, वहां तो पूरा पूरा बर्फ है और बर्फ अधिक होने के कारण वैसे स्थानों पर कितना निवास करते होंगे? प्रति वर्ग किलोमीटर मुश्किल से 1 या कहीं कहीं पर तो बिल्कुल जनशून्य है। हिमालय, आल्पस की पहाड़ी, रॉकी, एंडीज पर्वत और मध्य एशिया के पहाड़ी भाग ये प्रायः निर्जन है, मानव शून्य है। जबकि गंगा नदी है, यांगटीसिकियांग नदी है, राइन, सेंट लॉरेंस के मैदान, ये मानव आवास से परिपूर्ण है। बहुत बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ है यहां पर। अब छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व मैं एक तुमको जानकारी दे देता हूं। जैसे जनसंख्या घनत्व सबसे पहले मैं प्रश्न आपको बताया था, तो छत्तीसगढ़ की आबादी कितना है? 2,55,40,198 है ना? तो आप कैसे उसको निकालेंगे? जनसंख्या का घनत्व, यहां बता रहा हूं आपको, जनसंख्या का घनत्व बराबर, ठीक है ना, जनसंख्या का घनत्व बराबर छत्तीसगढ़ का जो भूमि का क्षेत्रफल है, कितना है क्षेत्रफल? 1,35,192। अब 2,55,40,198 भागित 1,35,192 को आप भाग दे दो, तो भागफल कितना आएगा? 189 बराबर 189। ये 189 जो है छत्तीसगढ़ का घनत्व होगा। 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में 189 व्यक्ति यहां पर निवास करते हैं। समझ गए ना? अब भारत में कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत का घनत्व। कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ का 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो समझ गए होंगे आप, है ना? तो ये प्रश्न छत्तीसगढ़ बोर्ड में शायद पूछ ले और उसको आपका लाभ लेना है। ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद।